अस्सलामुअलैकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली मरतबा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक फिनोमेना है जिसको डोमिनोज इफ़ेक्ट कहते हैं। अब डोमिनोज इफ़ेक्ट मैं आसान तरीन अल्फाज में आपको इस तरह समझा सकता हूँ। बहुत से लोगों को तो इल्म होगा, वो ये है कि एक के बाद दूसरी चीज़ आपके फेवर या खिलाफ होना शुरू हो जाए। मिसाल के तौर पे आप अगर 100 ईंटें खड़ी करें या चले 10 ईंटें खड़ी कर दें अमूदी, और उसके साथ दूसरी, फिर उसके साथ तीसरी, चौथी, 10वीं तक, और आप जब एक ईंट को गिराएं दूसरी पर, वो दूसरी गिरेगी, दूसरी ईंट तीसरी पर गिरेगी और तीसरी चौथी पर, और यूं वो 10 की 10 ईंटें जो हैं वो ज़मीन बोस हो जाएंगी। तो आसान अल्फाज में मैं इसी तरह एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इसको डोमिनोज इफेक्ट कहते हैं। कोई एक आपके हक में कोई चीज़ नहीं जा रही तो उसके बाद लाजमी है कि दूसरी चीज़ भी आपके खिलाफ जाएगी। मैं बताऊंगा कि ये सारा ही तमहीद बांधने का मकसद क्या है, कि ये डोमिनोज इफेक्ट जो है वो किसको इफेक्ट कर रहा है, किसको इस वक्त मुतासर कर रहा है। यकीनन आपका ख्याल भी दुरुस्त जानब गया होगा, वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से है। लेकिन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की बात हो रही है तो अब एक रिपोर्ट छाया हुई है जिसमें उन्होंने एक और अपनी गलती का एतराफ़ किया है, और गलती का एतराफ़ करते हुए उन्होंने ये कहा है कि मुझे इस बारे में सही तरह से ब्रीफ नहीं किया गया या मुझे सही तरह से बताया नहीं गया, इसलिए मुझसे ये गलती सरजद होगी। वो ये एतराफ़ करते हुए भूल गए कि बिल आखिर किसी भी मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव या वज़ीर आज़म को बरी ज़िम्मा करार नहीं दिया जा सकता, चाहे वो गलती उनके मुशीरों की हो, कानूनी माहिरीन की हो या किसी की भी हो। मामला ये है कि 2 दिन पहले इंसाफ लॉयर्स फोरम, जो तहरीक इंसाफ का लॉयर्स का जो विंग है, उसके नुमाइंदों से वज़ीर आज़म ने खिताब किया। उनका इजलास बुलाया बनी गाला में, और वहाँ खिताब करते हुए जब लॉयर्स ने, जो इंसाफ लॉयर विंग के जो रहनुमा हैं, उनमें से किसी ने सवाल किया कि जनाब आपने काजी फायज़ ईसा के, जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज हैं, उनके खिलाफ आपने जो रेफरेंस दायर किया था वो कोई अच्छा इक़दाम नहीं था, आपको नहीं करना चाहिए था। इस सवाल के जवाब में वज़ीर आज़म ने अपनी गलती का एतराफ़ किया कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है, लेकिन मुझसे ये गलती करवाई गई है, मुझे सही तरीके से ब्रीफ नहीं किया गया। अब ये कैसे मुमकिन है कि आपने पहले जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर किया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उसके बाद आपने जो आपके मातहत इदारे थे, FBR है, FIA है और एसेट रिकवरी यूनिट जो कि जिसके इंचार्ज मिर्ज़ा शहजाद अकबर थे, आप तीनों अदारों को आपने उनके पीछे लगाया, वो उनकी तहकीकात करते रहे। बैरून ममालिक भी तहकीकात की गई, यहाँ तक कि उनकी अहलिया काजी फायज़ ईसा की अहलिया सरीना ईसा के जो बैरून ममालिक जो उनकी जायदाद थी, जो उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर रखी थी, उनकी तहकीकात की। उसके अब FBR ने तहकीकात की उनके असासों की, और एक सिटिंग जज के खिलाफ आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चले गए। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जब आपके हक में फैसला नहीं दिया तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आपके खिलाफ आया तो उसमें आप दोबारा रिव्यू के लिए चले गए, नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी, और अब आप ये फरमा रहे हैं कि आपसे गलती होगी। बहरहाल ये गलती का एतराफ़ अगर आपने किया है लॉयर्स के साथ तो मेरा ख्याल है इखलाकी तौर पर ये आप पर लाजिम बनता है कि आप किसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या अपना कोई वीडियो बयान जारी करते हुए काजी फायज़ ईसा से, जस्टिस काजी फायज़ ईसा से इस गलती पर माजरत करें, वरना हम यही समझेंगे कि ये भी एक और यू टर्न है। जिस तरह आपने बेशुमार इक़दामात करके, गलत या सही, उसके बाद आपने अपनी गलती तस्लीम की, देर में की, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि अगर आप वाकई आपका ज़मीर इस पर आपको मलामत करता है तो आप जस्टिस काजी फायज़ ईसा से पब्लिकली माजरत करें।
अब आते हैं जनाब वो जो डोमिनोज इफेक्ट की मैंने बात की थी कि जब एक चीज आपके लिए गलत होती है, इसको मर्फीज लॉ भी कहते हैं कि वो फिर गलती पे गलती, या एक मुसीबत आती है तो वो दूसरी मुसीबत साथ लेकर आती है। अंग्रेजी में ही कहते हैं कि एडवर्सिटी नेवर कम्स अलोन। कोई भी मुसीबत हो, बुरा वक्त हो या कोई भी इस तरह की बात हो, मुसीबत ही आप कह लें, तो वो अकेली नहीं आती, वो अपने बहन भाइयों अजीज रिश्तेदारों के साथ आती है। तो ये मामला इस तरह है कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है, एक हुक्म जारी किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो जो इलेक्शन कमीशन में एक पेंडिंग केस है फॉरेन फंडिंग केस का पीटीआई के बारे में, उसका 30 रोज के अंदर अंदर इसका फैसला करे। और अब इलेक्शन कमीशन इस बात का पाबंद है कि वो 30 दिन के अंदर अंदर इस केस को निपटाए। याद रहे कि गुज़श्ता 7 बरसों से ये केस जो है वो एक या दूसरी वजह या 10 वजह की वजूहात की बिना पर पेंडिंग है, ज़ेरे इल्तिवा है, इसकी समाअतें हो रही हैं लेकिन इस पर फैसला नहीं दिया जा रहा। यहाँ पर यह बताना भी जरूरी है कि ये जो पिटीशन थी ये पीटीआई की जानब से फाइल की गई थी हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्तदा ये की गई थी कि इस केस से इसकी जो मालूमात जो शेयर की हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो फॉरेन फंडिंग के हवाले से हैं, वो जो पिटिशनर है अकबर एस बाबर, उनके साथ शेयर न की जाए, उनको इससे अलग रखा जाए, इन दस्तावेजात को खुफिया रखा जाए। इस पर उन्होंने जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने इन तमाम चीज़ों को रद्द किया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के आइन के तहत एक आज़ाद खुद मुख्तार इदारा है, हम उसको इस हवाले से कोई हिदायत नहीं दे सकते, वो जिसको चाहे सुने फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, और अगर कोई पिटिशनर है उसके साथ वो तमाम चीज़ें जो है वो शेयर कर सकता है। किसी डॉक्यूमेंट किसी दस्तावेज को खुफिया नहीं रखा जाना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने जो की जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने, वो उन्होंने कहा कि ये तो पीटीआई पर लाजिम है कि वो तमाम चीज़ें अपनी साख अपनी क्रेडिबिलिटी को बहाल रखने के लिए आप जो है वो हर चीज़ जो है वो शफाफ अंदाज में पेश करें, लोगों को बताएं। वरना अगर आपने कोई हैंकी पैंकी की है, हेरा फेरी की है, दस्तावेजात को खुफिया रखा है, गलत बयानी की है फॉरेन फंडिंग के केस में, तो इसके लिए ना सिर्फ आपकी जमात बल्कि आपकी जमात के चेयरमैन को भी जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि यू हैव टू फेस द म्यूजिक, आपको नताइज भुगतना पड़ेंगे। अब ये वही तलवार है जो गुज़श्ता 7 बरसों से यानी 2014 से पीटीआई या पीटीआई के चेयरमैन के सर पर, ये मैं प्रोवर्बियल मुहावरतन ये तलवार का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि वो आपके सर पर लटक रही है। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि फॉरेन फंडिंग केस के फैसले से पहले आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आएगी, चाहे वो अमरीकी साजिश हो या ना हो, और तहरीक अदम एतमाद में आप मुल्क की तारीख के पहले वजीर आजम होंगे जिनको तहरीक अदम एतमाद के जरिए उनके ओहदे से हटा दिया जाएगा। यानी मैं इसको रुसवाई नहीं करता, इट इज पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटीज कल्चर, और जो डेमोक्रेसीज है दुनिया में वहां पे ये होता रहा है। भारत में हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी एक वोट की अक्सरियत से जो है वो हार गए थे तहरीक अदम एतमाद, और बड़ी ग्रेसफुली उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, बस ठीक है, लोग ये ईवान मेरे ऊपर एतमाद नहीं करता, तो वो बड़ी इज्जत के साथ अपने घर चले गए थे। उन्होंने कोई वावेला शोर नहीं मचाया कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है या नहीं हुई। मैं ये कहने का मकसद ये है कि इस तरह ही मैं कभी इसको ये नहीं कहूँगा, इस पैराए में नहीं लूँगा कि जी ये बदनामी और रुसवाई आपके हिस्से में आई। वो आपका फैसला था, अगर आप ग्रेसफुली चले जाते तो पाकिस्तान की तारीख में इसी तरह आपका नाम लिया जाता है जिस तरह मिस्टर वाजपेयी का नाम, आंजहानी वाजपेयी का नाम लिया जा रहा है। ये सियासत में हार जीत होती है, ये इसको भी एक खेल की तरह लेना चाहिए था, लेकिन आपने कहा कि मैं आखिरी बाल तक लड़ूंगा, जो कि आप नहीं लड़ सके। बिल आखिर आपने पिच उखाड़ने की कोशिश की, विकेटें उखाड़ कर साथ ले जाने की कोशिश की, आखिरी बाल जो था वो आप अपने साथ ले गए, जो भी था, लेकिन उसका रिजल्ट आपके सामने है। आखिर आइन और कानून के मुताबिक जो फैसला हुआ, अदालतें खुली या नहीं खुली, प्रिजन वैन आई या नहीं आई, स्पीकर का क्या किरदार था, डिप्टी स्पीकर का क्या किरदार था, अब ये तारीख का हिस्सा है। मुअर्रिख इस हवाले से लिखता रहेगा जब तक
आप हैं, आपकी जमात है, आप नहीं होंगे, आपकी जमात नहीं होगी, ये फिर भी ये जो तारीख है ये मुरतब की जाती रहेगी, इसके हवाले दिए जाते रहेंगे। पॉलिटिक्स में भी, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों में ये एज ए टॉपिक पढ़ाया जाएगा कि जी पाकिस्तान में ये हुआ, जो भी। लेकिन अब जो मामला है, जिस तरह का बयानिया आपने लिया है या जो बयानिया आपने अपनाया है, तो क्या अगर आपके खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस में, जिसमें अपेरेंटली बज़ाहिर बहुत कुछ ऐसा नजर आ रहा है जो दस्तावेजात कौम के सामने लाई गई हैं अकबर एस बाबर की जानब से या दीगर जो जराए की जानब, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट तो पब्लिक हो गया है। अब उस हवाले से जो चीजें सामने आई हैं, तो मैंने जिस तरह बताया है कि अपेरेंटली ऐसे लगता है कि इसमें आपकी पार्टी अगर बैन ना भी हो तो कम से कम आपकी पार्टी के खिलाफ ये फैसला जरूर आएगा। और आमतौर पर ये जो कानून है वो ये कहता है कि अगर इस तरह की फॉरेन फंडिंग हो, गैर मुल्की जो अफराद हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है, मिसाल के तौर पर कोई अमेरिकन नेशनल है, डुअल नेशनल नहीं है, कोई गोरा है, उसने आपकी पार्टी को फंड किया है, चाहे वो $10 की है, तो वो गैर कानूनी है। इसी तरह कोई कंपनी है जिसने अगर आपकी पार्टी को फंड दिए हैं तो वो गैर कानूनी है। इसी तरह किसी इंडिविजुअल ने फंड आपकी तहरीक इंसाफ को दिया है और या फंड आपके शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट को दिया है और आपने वो फंड्स जो हैं वो वहां से ट्रांसफर किए हैं अपनी पार्टी के अकाउंट में, किसी इंडिविजुअल के अकाउंट में जो कि आपकी पार्टी ऑपरेट कर रही थी, तो ये गैर कानूनी है। इस लिहाज से जो कानून ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हुकूमत वक्त को ये खत लिखेगा कि जनाब इस पार्टी के खिलाफ आप एक रेफरेंस दायर करें, और रेफरेंस दायर होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि क्यों ना इस जमात को इन आइन की इन शिकों की खिलाफ वर्जी की बिना पर या पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट की खिलाफ वर्जी के बिना पर इस पार्टी को कलअदम करार दिया जाए। और पार्टी जब कलअदम करार दी जाती है तो आपके इल्म है कि जिस फोरम में उसकी नुमाइंदगी है, चाहे वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, कौमी असम्बली है, सूबाई असम्बली है, उस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले, उसके टिकट पर इलेक्शन जीत कर आने वाले तमाम के तमाम अफराद जो हैं वो नाअहल करार पाते हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि इस हवाले से आप पर नाअहली अगर होगी तो कितने साल के लिए होगी, ये बात की बातें हैं, लेकिन फिलहाल ऐसे लगता है कि वही डोमिनोज इफेक्ट एक एक करके चीजें आपके खिलाफ जा रही हैं। ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर गुज़श्ता 7 सालों में कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन सबको मालूम था कि इस अंग्रेजी में ही कहते हैं कि ओपन एंड शट केस, एक केस ऐसा था जिसको आम बंदा भी ये समझता था कि जनाब इसमें हेरा फेरी हुई है, लेकिन 7 साल लग गए। लेकिन मैं समझता हूं कि आफरीन है अकबर एस बाबर के सब्र और इस्तिकामत पर, जिन्होंने हार नहीं मानी। वो अकेला शख्स जो है उस पर तरह तरह के इल्जामात लगाए गए, धमकियां दी गई, उसके खिलाफ कार्रवाइयां की गई, लेकिन वो एक चट्टान की मानद खड़ा रहा। वो शख्स तन तनहा उसने ये केस लड़ा। अब वो केस अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचने को है और ऐन मुमकिन है इमरान खान साहब ये भी कह दें कि जी देखिए कि इलेक्शन कमीशन में भी वो अमेरिका के डॉक्यूमेंट्स आए हैं, तो अमेरिकी तो पहले ही मेरे खिलाफ है, हालांकि ये डॉक्यूमेंट्स 2014 ऑनवर्ड 2013 के डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें। अब अकबर एस बाबर ने जो केस किया था वो 2014 में किया था। 2014 में उन्होंने जिस गैर कानूनी फंडिंग का इशारा किया था वो 2012, 13, 11 की गैर कानूनी फंडिंग है। तो उस वक्त तो अमेरिका आपके खिलाफ नहीं था, ना आप इक़्तिदार में थे, ना आपके खिलाफ साजिश हो रही थी। हाँ, उसके बाद अगर ये नवंबर 2021 के बाद आपके खिलाफ अमेरिका ने कोई सबूत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिए हैं तो उसको आप बेशक साजिश करार दे सकते हैं, लेकिन वही बात है कि आप बावकात जो एक छोटा सा जुर्म आपसे सरजद हो जाए तो उसको छुपाने के लिए आप 2-4 जराइम और कर देते हैं, एक झूठ आप बोल देते हैं, तो उस झूठ पर पर्दा डालने के लिए आपको बावकात 10 झूठ और बोलने पड़ते हैं। लेकिन एक चीज जरूर है कि ये तारीख का सबक है, वो ये है कि झूठ जो है वो फिर भी झूठ रहता है और बिल आखिर जो फतह होती है वो हक और सच की होती है। अगर आप सच्चे हैं तो अल्लाह ताला आपको सुरखरू करेगा, लेकिन अगर आपने गलत बयानी की है, झूठ पे झूठ बोला है, तो जाहिर है फिर बदनामी, रुसवाई और नाअहली के अलावा आपका कोई मुकद्दर नहीं हो सकता। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।